नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के सांसद दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिसको देखते हुए दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में हंगामा कर रहे टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को सदन से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगा है। चेयरमैन ने कहा है वो बेल में आ गए और नारे लगाते रहे। उन्होंने चेयर का अपमान किया है। दिल्ली पुलिस ने संसद के अंदर बाहर हुए प्रदर्शन और सुरक्षा भेजने की पूरी योजना का आनन फानन में जांच करके खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 6 लोगों ने महीनों तक अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक आपस में मिलकर इसकी योजना बनाई थी। 5 आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि संसद की सुरक्षा भेजने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। एनडीटीवी के मुताबिक सूत्रों ने बताया है कि 5 आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो बेरोजगारी, किसानों की परेशानी और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों से परेशान थे। उनका कहना है कि उन्होंने ध्यान आकर्षित करने के लिए रंगीन धुएं का इस्तेमाल किया ताकि सांसद इन मुद्दों पर चर्चा कर सकें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि सभी आरोपी भगत सिंह फैन क्लब नाम के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए थे। एक पुलिस अधिकारी ने एनडीटीवी से कहा कि उनकी विचारधारा एक जैसी थी, इसलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियां यहां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या उन्हें किसी ने या किसी संगठन ने निर्देश दिया था। संसद में सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर अंदर घुसने वालों को जब पुलिसकर्मी पकड़कर ले जा रहे थे तो एक प्रदर्शनकारी ने वहां पत्रकारों से कहा, हम किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, हम छात्र हैं और बेरोजगार हैं। हमारे माता पिता मजदूर और किसान के रूप में काम करते हैं और कुछ छोटे दुकानदार हैं। ये एक प्रयास है अपनी बात पहुंचाने का। हमारी आवाज दबाई जा रही है। पुलिस ने बाद में गुड़गांव, हिसार, जींद और लखनऊ में आरोपियों के घर जाकर छानबीन की। सागर शर्मा लखनऊ के रहने वाले हैं। पुलिस वहां भी पहुंची। संसद की सुरक्षा भेजने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अलावा आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए हैं। सभी को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी करीब 1.5 साल पहले मैसूर में मिले और योजना को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। एक और बैठक लगभग 9 महीने पहले चंडीगढ़ में हवाई अड्डे के पास किसानों के विरोध प्रदर्शन में हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सागर शर्मा इसी जुलाई में लखनऊ से दिल्ली आए थे। उस यात्रा के दौरान वो संसद में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने बाहर से ही इसकी निगरानी की और सुरक्षा जांच को ध्यान से देखा। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में फरार चल रहे 6ठे आरोपी ललित झा की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान से लेकर हरियाणा तक में छापेमारी की है। पुलिस ने अब तक जो जानकारी दी है उस हिसाब से ललित झा ही इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड प्रतीत हो रहा है। बताया गया कि ललित झा संसद के बाहर से अमोल शिंदे और नीलम का वीडियो बना रहा था और उसने अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को अपलोड भी किया था। इतना ही नहीं, सूत्रों का कहना है कि सभी आरोपियों के मोबाइल भी उसी के पास थे। सूत्रों की माने जब अमोल शिंदे और नीलम संसद भवन के बाहर हंगामा कर रहे थे तब ललित झा ही उनका वीडियो बना रहा था। ये सभी पहले सोशल मीडिया से आपस में जुड़ने के बाद सिग्नल ऐप से जुड़े थे। जैसे ही हंगामा हुआ, ललित सभी का मोबाइल लेकर भाग गया। कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी के आईटी सेल पर यह आरोप लगाया कि वो संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले से लोगों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि संसद में दर्शक दीर्घा से लोकसभा के फ्लोर पर कूदने वाले लोगों को बीजेपी के एक सांसद ने पास जारी किया था। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का यह बयान बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने एक्स पर बुधवार को संसद भवन के परिसर से गिरफ्तार की गई महिला की तस्वीर शेयर की थी। अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो महिला कथित तौर पर कांग्रेस के लिए कैंपिंग करती हुई दिखाई दे रही है। इस पर जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा है, बीजेपी आईटी सेल किसी भी तरह से 2 तथ्यों से ध्यान भटकाना चाहती है। पहला, संसद की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई थी। दूसरा, लोकसभा में खतरनाक ढंग से घुसपैठ करने वालों को मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने संसद में प्रवेश की इजाजत दी थी। बता दें, अमित मालवीय ने अपने बयान में संसद भवन के परिसर से गिरफ्तार की गई महिला को आंदोलनजीवी और कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया का सक्रिय समर्थक बताया था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर कहा है कि अगर सदन में कूदने वाला मुसलमान होता, अगर एंट्री पास विपक्षी सांसद ने बनाया होता, अगर पास बनाने वाला सांसद मुसलमान होता तो सोचिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कितना खतरा होता। सोचिए आतंकियों पर क्या कहा जाता।
सोचिए कोई कितना गद्दार होता, सोचिए सांसद निष्कासित कब होता। बुधवार को संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में लोकसभा सचिवालय ने 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वालों की पहचान रामपाल, अरविंद, वीरदास, गणेश, अनिल, प्रदीप, विमित और नरेंद्र के रूप में की गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बीते कल हुए वाकये के बाद संसद और आसपास के इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। संसद परिसर के बाहर पुलिस के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अमित शाह भी आज संसद पहुंचे। बुधवार को जब लोकसभा के भीतर 2 व्यक्ति विजिटर गैलरी से सदन के कक्ष में कूदे तो जिन सांसदों ने इन 2 लोगों को काबू में किया उनमें सांसद हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर और गुरजीत सिंह औजला का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इन 3 सांसदों को अन्य सांसदों ने सेवियर ऑफ द डे बताया है। वायरल वीडियो में इन लोगों को संसद में घुसने वाले शख्स को पीटते हुए देखा जा रहा है। बता दें 13 दिसंबर को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। 2 लोग दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर सांसदों के कक्ष में आ गए थे। बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी सुरक्षा चूक के मामले में गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है। गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जांच कमेटी संसद की सुरक्षा में हुई चूक और इसकी वजहों की पहचान करेगी और इसे बेहतर करने के लिए मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने आज तक के एक कार्यक्रम में 2024 के चुनाव को लेकर पीएम मोदी के बारे में बोला है। उन्होंने इसको क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कहा कि वेस्ट इंडीज टेस्ट में बेस्ट थी। उनके ओपनर पहले ही रन बना देते थे और उनको आउट करने के बाद भी बॉलर खुश नहीं होता था क्योंकि 1 डाउन विवियन रिचर्ड आ रहे थे। उन्होंने कहा कि एक बार वेस्ट इंडीज की टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी, तब 1 विकेट होने के बाद 1 डाउन विवियन रिचर्ड आ रहे थे। तब इंग्लैंड के बॉलर ने अपने कैप्टन से पूछा कि इस बल्लेबाज को कैसे आउट करा जाए। इसके बाद कैप्टन ने कहा, इस बल्लेबाज को आप आउट नहीं कर सकते, आप इसको मनाओ और सोचो कि कब ये बोर हो जाए, आपको पीट पीट कर और विकेट ड्रॉप करके चला जाएगा। यशवंत ने कहा कि यहाँ भी विवियन रिचर्ड बना हुआ है, बॉलर आप 2024 के लिए कोई भी लगा दीजिए। उन्होंने कहा कि विवियन रिचर्ड की संभावना तब तक नहीं लगती जब तक वो बोर ना हो जाएं और विकेट फेंक के चले जाएं। हालांकि वो चुनाव में बोर नहीं होते, वो अलग बात है। सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने आज तक के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एनडीए को किनारे भी करते हैं तब भी बीजेपी को 2024 में वोट परसेंट में 3% का अपस्विंग मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद 40% का मार्क क्रॉस करेगी, ये आप लिख लीजिए। मैं पूरे होशो आवास में ये बात कहकर जा रहा हूँ। बीजेपी अलायंस का पक्का नहीं है क्योंकि पार्टनर साफ नहीं है, लेकिन 3-5% वोट पड़ रहे हैं। पार्टनर्स के वोट काउंट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए वहां बीजेपी 2019 के चुनाव में 50% का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी थी और अब और बड़े आंकड़े से जीतेगी। हो सकता है कि 60% का आंकड़ा क्रॉस कर जाए। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबकी नजरें शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य पर टिकी हुई हैं। सब ये जानना चाहते हैं कि पार्टी अब शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में भेजेगी या फिर मध्य प्रदेश में ही कोई बड़ा अवसर तलाशेगी। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम में बताया कि अब क्या काम शिवराज सिंह चौहान को सौंपा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, हम सभी को नया काम सौंपेंगे। उन्होंने कहा, ये सभी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी एक साधारण कार्यकर्ता का भी उपयोग करने से पीछे नहीं रहती। ये तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्हें भी काम सौंपेंगे, इन्हें इनके कद के हिसाब से काम सौंपेंगे और अच्छे काम पर लगाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और राघवगढ़ से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह जब अपने क्षेत्र में पहुंचे तो जीत की खुशी के बजाय वो जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। जयवर्धन सिंह ने कहा कि उनको सिर्फ 4,500 वोटों की जीत मिली है, ये कोई जीत नहीं है। क्षेत्र को लोग अगर उनसे नाराज हैं तो वो इसके लिए उनसे माफी मांगते हैं और जो भी कमियां हैं उनको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जयवर्धन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने उनको हराने और उनके पिता दिग्विजय सिंह को नीचा दिखाने के लिए बड़ी साजिश रची थी। गुरमीत सिंह राम रहीम को लगातार पैरोल मिलने के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों केवल राम रहीम को बार बार पैरोल मिल रही है, बाकी कैदियों को क्यों लाभ नहीं दिया जाता। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि उनके पास समान स्थिति वाले कितने अपराधियों के पैरोल निवेदन आए और कितने मामलों में पैरोल दी गई।
इसके साथ ही पैरोल की मांग को लेकर हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं का ब्यौरा भी सौंपने का आदेश दिया गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने याचिका दाखिल करते हुए राम रहीम को बार बार हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही पैरोल के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की थी। खाने पीने के सामानों के दामों में बढ़ोतरी के बीच नवंबर में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 0.26% पर पहुंच गई है। इससे पहले अक्टूबर महीने में ये -0.52% पर थी। 7 महीने बाद है जब थोक महंगाई 0 के ऊपर रही है। खाद्य महंगाई 1.07% से बढ़कर 4.69% हो गई है। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बाद इजरायल ने बुधवार को गजा युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के बिना भी जारी रखने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की। विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा, इजरायल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ या उसके बिना हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखेगा। इजरायली मंत्री कोहेन ने कहा, मौजूदा चरण में युद्ध विराम आतंकवादी संगठन हमास के लिए एक गिफ्ट होगा। इससे उसे वापस लौटने और इजरायल के निवासियों की धमकी देने की अनुमति मिल जाएगी। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोमवार को कहा था कि दुनिया में लोग इस युद्ध के खिलाफ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी के कारण हमास के खिलाफ युद्ध के लिए ग्लोबल समर्थन होने का जोखिम है। भारतीय टीम का दक्षिण अफ्रीका पर टी20 में पिछले 5 वर्षों से चला आ रहा वर्चस्व खतरे में है। दूसरा टी20 हारने के बाद 0-1 से पिछड़ी भारतीय टीम के सामने गुरुवार को तीसरा और अंतिम मैच जीतना जरूरी है। इस मैच को जीतने पर भारत 1-1 से सीरीज बराबर करने में कामयाब हो जाएगा। अगर उसके हिस्से में हार आई तो टी20 में 8 साल बाद उसे दक्षिण अफ्रीका के हाथों हार मिलेगी। दक्षिण अफ्रीका अंतिम बार 2015-16 में भारत में हुई टी20 सीरीज 2-0 से जीता था। भारत अब तक दक्षिण अफ्रीका में एक भी 3 मैचों की सीरीज टी20 की नहीं हारा है। भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में हीरो साबित हुए गेंदबाज मोहम्मद शमी को खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। इसके साथ ही सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की मैन बैडमिंटन डबल्स की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने खेल मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।